अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आपके इस वीक का पूरा स्केड्यूल है कि आपकी क्लासेस किस दिन हैं एंड कौन क्लास किस टाइम पे है। सबसे पहले ये तो आज की क्लास है जो 8:30 से लेके 10 बजे तक है। इसके बाद कल जो है कल अपने टाइम पे एक क्लास होगी आपकी 8:30 से लेके 10 बजे तक एंड एक रीस्केड्यूल क्लास है ए सेक्शन एंड बी सेक्शन की एक साथ है। ये है 10 से 11:30 बजे तक। फिर वेनेसडे वाले दिन आप लोगों की एक और रीस्केड्यूल क्लास है जो कि 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक है एंड थर्सडे को फिर आप लोगों की कंबाइंड रीस्केड्यूल क्लास है 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक एंड फ्राइडे वाले दिन भी आपकी क्लास है 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोजेक्शन एंड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये उसी का एक पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरह लेते हैं, हम लोग रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह, आपके पास दो टेबल शो हो रहे हैं। लेट सपोज ये कोई टेबल है R1 एंड ये कोई टेबल है R2। R1 के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C एंड इसके अंदर इंजर्शन हुई हुई है 1 2 3 2 1 4 एंड दूसरा टेबल है C D E, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं एंड ये उसकी इंजर्शन है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं हम लोगों ने अपने एट्रीब्यूट्स को एज इट इज़ लिख लिया। एंड एक और चीज़ माइंड में रखें कि अगर एक एट्रीब्यूट A B C है तो दूसरे अगर एट्रीब्यूट में अगर सेम एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग एट्रीब्यूट को रिपीट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें सी जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने सी की परवाह नहीं की। हम लोगों ने अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग रिपीट करके लिखेंगे। अगर लेट सपोज यहाँ पे डी होता तो फिर भी हम लोग लिखते, रिपीट करके हम लोग लाजमी लिखते। नेक्स्ट अब आप लोग देख लें कि पहले टेबल के अंदर 1 2 3 हम लोगों ने उसकी पहली इंजर्शन को इस इंजर्शन के साथ हम लोगों ने मैच करके लिख दिया। जैसे 1 2 3 एंड 3 4 5, यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 3 4 5। फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो विद सेकंड रो, पहली रो लिखी एंड उसके साथ सेकंड रो लिख दी। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, सेकंड रो फर्स्ट रो, सेकंड रो का डाटा हम लोगों ने लिख दिया एंड फिर फर्स्ट रो आ गई। इसके बाद दोबारा सेकंड रो एंड सेकंड रो, सेकंड रो एंड सेकंड रो, इस तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप सो क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। भाई ये रिपीट करें जो नीचे वाला टेबल है लास्ट वाला। लास्ट वाले टेबल में आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें, आप लोगों के पास दो टेबल्स हैं R1 एंड R2। R1 के अंदर कोई इंजर्शन हुई हुई है एंड R2 के अंदर भी कोई इंजर्शन हुई हुई है। अब आप लोगों के R1 टेबल के नेम एंड R2 टेबल के नेम सेम भी हो सकते हैं। जब सेम भी होंगे, लेकिन आप लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होगे तो उसके एट्रीब्यूट में अगर सिमिलर एट्रीब्यूट्स के नेम आते हैं तो आपने उस तरह ही लिखने हैं उनको। आप उसको एक नहीं लिख सकते, आपने उसको डुप्लीकेट करना है वहाँ पे। अब उसके बाद देख लो कि अगर पहले टेबल की कोई इंजर्शन है तो आपने पहली रो सिलेक्ट कर दी, यहाँ से आपने पहली रो उठा दी। अब पहली रो को पहले फर्स्ट रो के साथ आप लिखोगे, मतलब जो फर्स्ट रो है पहले टेबल की उसको आपने लिख दिया फर्स्ट रो ऑफ सेकंड टेबल के साथ। अब अगेन आपने फर्स्ट रो को रिपीट किया एंड फर्स्ट रो के साथ लिखा सेकंड रो। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि दूसरी रो सिलेक्ट की पहले टेबल की, दूसरी रो को पहली रो के साथ लिखा, दूसरी रो को पहली रो के साथ लिखा एंड फिर दूसरी रो को दूसरी रो के साथ लिखा। इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर हो गया सबको? जी भाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेट डिफरेंस। आई गेस मैंने सेट डिफरेंस कराया था या नहीं कराया था, चलें फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सेट डिफरेंस आपके पास है a माइनस बी। इसका क्या मतलब है, a बट नॉट b, जो a हो लेकिन b ना हो।
इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B प्राइम। एक सेट है आपके पास जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसके अंदर वैल्यू है 3 4। तो S1 माइनस S2, जब S1 में से माइनस करोगे S2 को तो क्या बचेगा आपके पास? S1 को माइनस कर रहे हो S2 के साथ, 3 तो माइनस हो गया, 1 और 2 बच गया आपके पास। फिर जब आप S2 को माइनस करोगे S1 के साथ तो फिर इसको देखना है आपने 4 इसके साथ। ये मैसेजेस की मुझे नहीं समझ आ रही, काइंडली डिटेल मैसेज लिखें या माइक अनम्यूट करके बात करें। देखें, जब हम लोग माइनस कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट को, अगर लेट सपोज मैं S1 सेट 1 को माइनस कर रहा हूँ सेट 2 के साथ, तो मैं ये देखूंगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो S2 में हैं एंड S1 में भी हैं, तो वो तो माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग S1 में जो बचेगा मैं वो लिखूंगा। अब अगर आप S2 को माइनस कर रहे हो S1 के साथ तो फिर आप ये देखोगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सिमिलर हैं, जो सिमिलर हैं दोनों में वो तो माइनस हो गए, फिर जो S2 में रहेगा अब वो लिखोगे यहाँ पे। अब ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि माइनस किस तरह करना है? ओके, इसके बाद आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये है नॉट कम्यूटेटिव, मतलब a माइनस बी का जो आंसर आ रहा है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में बोलता है नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, डोमेन डेटा ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। ये फिर उसकी एग्जांपल है, कोई स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने पहले आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताया, अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय, स्टूडेंट में से माइनस करो एम्प्लॉय को। इसको आप लोग किस तरह लिखोगे? पाई नेम स्टूडेंट। अब आप मुझे ये बताओ कि सिग्मा किसके लिए यूज होता है एंड पाई किसके लिए यूज होता है? पाई प्रोजेक्शन है या सिलेक्शन है? प्रोजेक्शन है हमारे पास। ओके, प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन रो को सिलेक्ट करता है या कॉलम को सिलेक्ट करता है? ऑब्वियस है, कॉलम को सिलेक्ट करता है। ओके, आपने उसकी रेंज सिलेक्ट कर दी कि पाई जो है उसने एट्रीब्यूट कौन सा लेना है, उसने कॉलम कौन सा लेना है, नेम वाला, एंड किस टेबल प्रोजेक्शन के अंदर है? स्टूडेंट टेबल के अंदर है। फिर आप माइनस कर रहे हो उसको कि पाई नेम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ये देखेगा कि ये स्टूडेंट वाला टेबल है तो इसको मैच करेगा, पहले इसमें मैचिंग फैक्टर्स निकालेगा। अब इसमें और इसमें मैच जो कर रहा है वो नेम जो है वो ए है, इसका भी ए नेम मैच कर रहा है, तो ये ए जो है ये माइनस हो जाएगा एंड बी और सी जो कॉलम है वो बच जाएगा। तो आप लोगों के पास रिजल्ट में देखो बी एंड सी शो हो रहा है। अगर आप लोग पाई नेम एम्प्लॉय ये माइनस पाई समझा नेम दूं? स्टूडेंट करते तो फिर क्या होता? यहाँ पे करके मुझे जरा बताएं। ये क्या किए, ये आप दोबारा बताएं। मैंने आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल दी थी ऊपर सेट डिफरेंस में कि आपने a माइनस बी एंड b माइनस ए किस तरह निकालना है। मैंने यहाँ पे s1 माइनस s2 किया था। जब आप s1 माइनस s2 करोगे तो आपने ये देखना है पहले सिमिलर वैल्यूज जो हैं दोनों सेट्स के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर, वो आपने निगलेक्ट कर देनी है, हटा देनी है, एक्सक्लूड कर देनी है। एंड उसके बाद आपके पास जो पहली वैल्यू है, जो पहले टेबल का नाम है, आपने उसके अंदर देखना है कि कितनी रिमेनिंग वैल्यूज बच गई हैं। आपने S1 किया है, S1 माइनस S2 कर रहे हैं तो 3 जो है वो तो मैच हो रहा है, तो 3 आपने नहीं लिखना। यहाँ पे 1 और 2 वैल्यू आपके पास बच गई तो आपने 1 2 लिख दिया। अब उसके बाद आप S2 माइनस S1 कर रहे हैं तो फिर आपने सिमिलर वैल्यूज पहले देख ली कि 3 और 3 सिमिलर हैं एंड 4 बच गया मेरे पास, तो 4 आपने लिख दिया। इसी तरह मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताया है
कि एक टेबल स्टूडेंट है एंड दूसरा टेबल एम्प्लॉय है। स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर एंड नेम है, नेम जो है ए बी एंड सी यूज हुए हुए हैं, जबकि एम्प्लॉय के अंदर दो इंजर्शन हुई हुई हैं, एक एम्प्लॉय नंबर 7 एंड 1 है एंड नेम जो है वो ई एंड ए है। अब मैंने आप लोगों को ये बोला है कि स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय देखें, स्टूडेंट को माइनस करें एम्प्लॉय के साथ। तो आप मुझे ये बताएं कि जब स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। पहले आप मैचिंग कॉलम्स देखेंगे कि ए जो है वो ए के साथ तो मैच कर रहा है, तो ए तो हम लोगों ने नहीं लिखना। वन और ए वाली रो कैंसिल हो जाएगी और स्टूडेंट में जो तो बी एंड सी काइंडली स्टूडेंट की जो वन बाय वन बोलें, पहले हमजा नशत आप बोलें, आपकी आवाज सही क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ये वन और ए वाली जो हो जाएगी स्टूडेंट रो इसमें से वन एंड ए टेबल में वाली से नहीं और टू होगी, बी एक थ्री। मिनट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वन एंड ए नहीं होगी। आप देखें नीचे, हम लोगों का कंसर्न जो है वो सिर्फ नेम वाले एट्रीब्यूट के साथ है। इस वक्त उसने अपनी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है प्रोजेक्शन लगा के एंड नेम लिख के। अगर वो प्रोजेक्शन रोल नंबर कॉमा नेम लिखता ना, तब हम लोग उसको देखते। अभी हम लोगों ने सिर्फ नेम के साथ कंसर्न है क्योंकि हमारे पास मैचिंग जो कॉलम है वो नेम के अंदर आ रहा है। यहाँ पे देखें ए एंड ए। अभी उसने ये बोला है कि नेम कॉलम के अंदर आपने माइनस करना है नेम कॉलम स्टूडेंट का नेम हाँ सही है, नेम कॉलम ऑफ एम्प्लॉय के साथ। तो फिर आप क्या करोगे, सही है। अब आप लोग यहाँ पे बी और सी देखें। बचेगा स्टूडेंट का। जी बिल्कुल, किसने बोला है ये? जी जैनब, अब आपका क्वेश्चन है, आप पूछें। मैं आंसर ही बता रही थी, मैं यही बता रही थी कि स्टूडेंट कॉलम में से वन एंड ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ये वन एंड सिमिलर ए है नहीं हमारे। खत्म होगा, यहाँ पे आप लोग नहीं, देखें कि दोनों टेबल के अंदर माइनस हो सिमिलर जाएगा ना। एट्रीब्यूट होना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ नेम को सिलेक्ट किया है, जरूरी नहीं है मतलब कि ये यहाँ पे। होगा ना क्योंकि एक टेबल में वो हमारे पास रोल नंबर है, दूसरे में एम्प्लॉय नंबर है, बिल्कुल एट्रीब्यूट सेम नहीं है। बिल्कुल ये वजह है। सही है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय को जब आप माइनस करोगे स्टूडेंट के साथ, तब क्या आंसर आएगा? ई तब बचेगा। तो हम आएगा। सिंपल सिंपल ई बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन। अब यूनियन किस तरह करते हैं, आई होप सो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइक म्यूट कर लें थोड़ा सा सारे। ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें। ये ऊपर मैं देख रही हूँ सिर्फ आंसर्स। ये आंसर है उसका, ये क्यूरी है एंड ये आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रोल नंबर फिर क्यों लिखा हुआ है ऊपर आंसर से ऊपर? आपके टेबल के अंदर लाख एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है बस। सिंपल आप ये देखें, आपने दोनों टेबल्स के अंदर देखना है कि कौन सा एक एट्रीब्यूट मेरे पास सिमिलर है एंड मैंने क्या मैच करने का बोला हुआ है, आपने सिर्फ वो देखना है। आपने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को अपने जहन से निकाल देना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए हैं। ओके। ओके, फिर नेक्स्ट है मेरे पास यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर के अंदर दो टेबल है, एक S1 है एंड S2 है। S1 के अंदर 1 2 3 कोई भी वैल्यूज हैं, S2 के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं 3 4 5। अब मैंने यूनियन करना है S1 एंड यूनियन S2 को, तो मैं 1 2 3 4 5 सिंपल लिख दूंगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। एक टेबल है स्टूडेंट एंड दूसरा टेबल है एम्प्लॉय। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड नेम है। अब जब आप इसको यूनियन करोगे, जो पहला टेबल दूसरे के साथ यूनियन हो रहा होगा, वो ये नहीं देखेगा कि अगर आपने पहले रोल नंबर यूज किया हुआ है, नेम यूज किया हुआ है, वो उसी को उसके अंदर एडजस्ट करने लगेगा। या यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक की है, आप इसको रोल नंबर समझें, सही है। इस एट्रीब्यूट को आप रोल नंबर ही कंसिडर करें फिलहाल। आपके पास मतलब दो यूनियन में हमारे पास जी एट्रीब्यूट सारे सेम होंगे। जी आपके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, तभी तो यूनियन हो सकेगा।
लेकिन वैल्यूज यूनियन के अंदर रिपीट नहीं होंगी। अब आप यहाँ पे देखें 1 एंड ए है एंड यहाँ पे 1 एंड ए है, लेकिन रिजल्ट में आपको एक ही बार शो होगा। फिर अगेन आप इसमें आप रोल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सिंपल प्रोजेक्शन रोल नंबर कॉमा नेम स्टूडेंट फिर यूनियन लें प्रोजेक्शन ऑफ रोल नंबर कॉमा नेम। आप जो एक साइड पे सिलेक्ट करेंगे वही यूनियन या किसी भी ऑपरेशन के बाद आपने सेम वही चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है। फिर आपका रिजल्ट जो है वो आपको डिजिग्नेटेड रिजल्ट शो होगा, नहीं तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा उसमें। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम को सिलेक्ट कर दिया कि ए बी सी एंड ई, मुझे सिर्फ नेम शो हो कि दोनों को यूनियन करने के बाद नेम क्या आ रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत छोटी सी हैं कि जिसमें 2 या 3 या 4 इंसर्शन हुई हुई हैं। हो सकता है पेपर में आपको 20 इंसर्शन वाला आ जाए या 25 इंसर्शन वाला आ जाए। आपने सिंपल उसकी एक क्यूरी लिखनी है, आपने इंसर्शन नहीं लिखने बैठ जाना। पेपर पिछली दफा भी बहुत लेंथी था, इस दफा इतना लेंथी नहीं देना। इस बार उससे ज़्यादा लेंथी है क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। पेपर वही स्टूडेंट कर सकेगा जो क्वेश्चन को गौर से पढ़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिटेल पूछी हुई है आपसे या कोई डेफिनेशन पूछी हुई है। टू द पॉइंट आपसे आंसर पूछा हुआ है एंड उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जो सही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं एंड जो हर टास्क टाइम पे करते रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो घंटे में भी पेपर कर सकते हैं अपना। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था कि प्राइमरी कीज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज़ करके। आप लोगों में से आई होप सो कि सब ने कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो इस टॉपिक को देख लें। देखें, सबसे पहला स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर कि हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर प्राइमरी कीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये प्राइमरी कीज़ किस तरह आइडेंटिफाई होती हैं, यहाँ पे नीचे आप लोगों को प्राइमरी की पी के एग्जाम्पल मतलब प्राइमरी की कोई एग्जाम्पल दी हुई है आप लोगों को। इससे पहले आप लोग ये देख लें कि ये डिटरमाइंस एंड इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस कॉन्सेप्ट का तो आपको पता है, ये मल्टीप्लिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्लियर है सबको, ये वाला कॉन्सेप्ट? भाई थोड़ा सा फिर बता दो। अच्छा सुने अब, आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट कीज बट लुकिंग एट देयर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे वो डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले आप इसको किस तरह पढ़ोगे, अगर ए एरो बी लिखा हुआ है तो ए डिटरमाइंस बी एंड बी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने डिटर्मिनेंट्स को देखना है एंड ए डिटरमाइंस बी है एंड बी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को। अब आप लोगों ने प्राइमरी की किस तरह आइडेंटिफाई करनी है उसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक है एट्रीब्यूट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी से रिलेट जो कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स वो ओवर डेट है, ऑर्डर डेट है एंड कस्टमर आईडी है। इसके बाद आपके पास ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी के साथ जो जो एट्रीब्यूट रिलेट कर रहा है वो क्वांटिटी है। अब ये किस तरह रिलेट कर रहे हैं, या आप लोगों ने उस टेबल को देख के खुद समझना है कि ऑर्डर आईडी के साथ क्या चीज़ लिंक कर रही है। या जब आप लोग सारे टेबल्स बना चुके होगे, अपनी नॉर्मलाइजेशन का पूरा टेबल बना लोगे कि यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आपने कितने टेबल्स को और बनाया था, जो नए टेबल्स हैं उनके अंदर से ये चीज़ें आपने निकालनी है कि ऑर्डर आईडी के साथ ऑर्डर डेट एंड कस्टमर आईडी यूज हुआ हुआ है, फिर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी के साथ क्वांटिटी यूज हुआ हुआ है, मतलब रिलेट हुआ हुआ है, फिर प्रोडक्ट आईडी के साथ डिस्क्रिप्शन एंड फिनिश प्राइस है एंड कस्टमर आईडी के साथ नेम एंड एड्रेस है। अब आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि किस किस एट्रीब्यूट के ऊपर मैंने कंपोजिट की लगानी है या प्राइमरी कीज लगानी है। तो मैंने आप लोगों को याद है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बता दिया था कि इस एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की लगी होती है, लेकिन वो चीज़ आपने इस तरह निकालनी है कि प्राइमरी की आपने खुद देखना है। पहले आप लोगों ने एक टेबल बना दिया रफ सा कि मैं इस एट्रीब्यूट के साथ इन एट्रीब्यूट्स को लिंक करूंगा, फिर इस एट्रीब्यूट के साथ इस एट्रीब्यूट को करूंगा एंड इस एट्रीब्यूट की मदद से इन दोनों को लिंक करूंगा एंड कस्टमर आईडी के साथ नेम एंड एड्रेस आएगा।
अब आप लोगों ने ये देखना है कि ऐसा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड पे मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है। ऑर्डर आईडी राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है? नहीं। ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी में से कोई नजर आ रहा है? प्रोडक्ट आईडी भी देखें नहीं है। कस्टमर आईडी जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी आपको शो हो रहा है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डिटर्मिनेंट हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है कि वो उनके ऊपर किसी भी सूरत प्राइमरी की नहीं लग सकती। जब यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगेगी तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लगेगी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जो एक नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है लेकिन उससे वो और एट्रीब्यूट्स के साथ लिंक कर रहा होता है अपने ओन पे। तो प्राइमरी कीज को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी से, ये क्लियर हो गया सबको? दोबारा बता दें कि मतलब हमने उस एट्रीब्यूट पे नहीं लगाना जिसमें हमारे पास जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगी, या हमें एग्जांपल इसकी इसी तरह से गिवन होगी या टेबल में होगी। ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है उसको। आपको सिंपल एक क्वेश्चन आएगा अननॉर्मलाइज फॉर्म में, आपको एक टेबल दिया होगा या आपको एक फॉर्म दिया होगा, उसमें से आपने अननॉर्मलाइज फॉर्म बनानी है। अननॉर्मलाइज फॉर्म के बाद आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया उस वक्त आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। आपको पता लग जाएगा जैसे जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर प्राइमरी की मोस्ट प्रोबेबली लगेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और मस्ट कंडीशन नहीं है कि जो पहले एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं के ऊपर लगे। मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ ताकि बाद में किसी की कंफ्यूजन ना बच जाए। अब यहाँ पे आप लोग देखें इस टेबल के अंदर आपके पास कोई भी गिवन अननॉर्मलाइज फॉर्म थी, उसको आपने क्लाइंट में चेंज किया, फिर रेंटल में एंड प्रॉपर्टी ओनर में, मतलब उसको डिवाइड कर दिया आपने। अब डिवाइड करने के बाद आपको पता लग गया कि क्लाइंट नंबर जो है वो क्लाइंट नेम के साथ रिलेट कर रहा है, तो आपने क्लाइंट नंबर एरो क्लाइंट नेम लिख दिया। फिर क्लाइंट नंबर जो है वो प्रॉपर्टी नंबर के साथ भी रिलेट कर रहा है, रेंट रेंट स्टार्ट एंड रेंट फिनिश के साथ भी रिलेट कर रहा है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर जो है वो प्रॉपर्टी एड्रेस रेंट ओनर नंबर एंड ओनर नेम के साथ रिलेट कर रहा है। फिर आप सिंपल ओनर नंबर एंड ओनर नेम भी लिख सकते हो। जो टेबल्स आप लोग बनाओगे उस टेबल को मैच करके आप लोग ये देखोगे कि आपकी प्राइमरी की ठीक लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये स्टेप नेसेसरी है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी नंबर एरो प्रॉपर्टी एड्रेस कॉमा रेंट कॉमा ओनर नंबर एंड सेम ओनर नंबर एरो ओनर नेम। अब देखें ओनर नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे भी आ गया एंड राइट हैंड साइड पे भी आ गया ओनर प्रॉपर्टी नंबर वाले एरो के साथ। तो इसके ऊपर आप प्राइमरी की नहीं लगा सकते। तो यहाँ से आप लोग ये प्रूव करोगे कि जो आप लोगों ने प्राइमरी की लगाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अब क्लियर है आप लोगों को? ठीक है।
बाकी ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस तरह रिमूव करनी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड वही चीज़ बताई हुई है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो कोर्स था, उसमें से कौन सा टॉपिक आप लोगों समझते हो कि ये मुश्किल है या ये हमें नहीं आता तो ये रिपीट होना चाहिए? एंड एक चीज़ मैंने क्लास के स्टार्ट में भी बताई थी आप लोगों को, अभी आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में नहीं है उन्हें ये चीज़ आप लोग कन्वे कर दें। आज की क्लास तो हमारे टाइम पे हो गई है 8:30 से 10 तक। कल की जो क्लास है आपकी, वो आपकी अपने टाइम पे जो है वो 8:30 से 10 बजे तक है। एंड आपकी कल एक रीस्केड्यूल क्लास भी है जो कि आपकी एंड बी सेक्शन की कंबाइन होगी 10 से 11:30 बजे। इसके बाद वेनेसडे वाले दिन आप लोगों की जो है वो रीस्केड्यूल क्लास है 2:30 से लेके 4 बजे तक। अब वेनेसडे वाले दिन आप लोगों की लैब होती है या थर्सडे वाले दिन होती है, उस दिन उस टाइम पे मैं फ्री नहीं होता, इसलिए ये वाला टाइम हम लोगों ने रखा है। एक्सक्यूज मी भाई, वेडनेसडे को हमारी जो है ना ऑटोमेटा की क्लास मैंने होती है और हम उस दिन बहुत ज्यादा फिर थक जाते हैं। आपको पता है वो भी क्लास डिफिकल्ट तो आप लोगों सब्जेक्ट ने है और लेनी है 3 क्योंकि मैंने क्लासेस पूरी करनी है। तो अगर तो आप आप किसी और अगर को कोई चीज अरेंज स्टूडेंट्स कर दो अगर क्योंकि कोई हम एक दो उसमें बहुत थक स्टूडेंट्स जाते हैं। आप मेरी सुन लें पहले। अगर कोई एक दो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो वो बेशक क्लास ना लें एंड बाकी सारे आ जाएं। फिर थर्सडे वाले दिन आप लोगों की कंबाइन रीस्केड्यूल क्लास है 2:30 से 4 बजे तक। क्योंकि आप लोगों की 3 घंटे की लैब मैं मिस करा रहा हूँ जो आपकी थर्सडे एंड वेनेसडे वाले दिन है, तो उसके अल्टरनेटिव आपको ये लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं वो 3 घंटे की क्लास लूँगा। फिर फ्राइडे वाले दिन आप लोगों की अगेन 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक क्लास है। आई होप सो ये सारा जो कैलेंडर मैंने बनाया है इसको फॉलो किया जाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों की अटेंडेंस पे भी फर्क पड़ सकता है। सर फ्राइडे वाले दिन 2:30 से 4 हम लोगों की सर इमरान की क्लास में होती है। मैंने आपका टाइम टेबल देखा है, आप पहले गौर से इसको देख लें कि मैंने टाइम क्या बोला है आपको। 3 बजे से 4:30 बोला है मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन। तो आपने 3 से 4:30 बोला ना, तो 2:30 से 4 बजे तक तो सर की क्लास होती है। नहीं होती 2:30 से 4 बजे तक। आप टाइम टेबल टाइम चेक सॉरी टेबल करें। में नहीं है वो सर, लैब जो है ट्यूसडे की वो लेती हैं। मुझे 1 मिनट, मुझे ज़रा कंफर्म करने दे दें, मुझे 2 मिनट दें आप। सर सेक्शन ए सेक्शन बी सी एस ए बी के साथ हमारी क्लास लेते हैं 2:30 से 4, मंडे और फ्राइडे को। मंडे को आप लोगों की क्लास कितने बजे होती है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की? ऑटोमेटा की नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके। ऑपरेटिंग का लैब जो है वो सर फ्राइडे वाले दिन लेते हैं आप लोगों का। कितने बजे? 2:30 से 4। 2:30 से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोग एक फ्राइडे वाले दिन आप लोगों की जो क्लास है वो 10 से 11:30 बजे होगी फिर। ये टाइम काइंडली याद रखना एंड कोई एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली इसको
क्लास के साथ शेयर भी करता रहे। जी 10 से 11:30 आपका हो गया। टू मिनट्स और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों ने प्रोजेक्ट किस तरह सबमिट करना है, आप लोग वो बता देता हूँ, तो काइंडली थोड़ा गौर से सुने। मैंने आप लोगों को बोला है अपने जो प्रोजेक्ट की जो जिप फाइल है उसकी पहले आपने जिप फाइल बनानी है प्रोजेक्ट फोल्डर की। जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उस फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। अब आई होप सो कि वो तो सबको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एज एन एग्जांपल न्यू फोल्डर को सबसे पहले जिप फाइल आप करें, ऐड टू आर्काइव, जिप सिलेक्ट कर लें या रार सिलेक्ट कर लें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। इतनी बड़ी फाइल मैंने क्यों कर दी? ओके, ये कोई भी स्टूडेंट है सबा, इसको मैंने इस फोल्डर को जिप फाइल में बना दिया एंड यहाँ पे आप लोगों को ये फोल्डर शो हो रहा है।
अब आप लोगों ने इस गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। गूगल ड्राइव आपके पास कहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से गूगल ड्राइव ओपन कर सकते हैं अपनी, एंड उसके बाद आपने यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। फाइल अपलोड एंड फोल्डर अपलोड आपके पास ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फोल्डर अपलोड करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाएं, जहाँ पे आपने फोल्डर रखा हुआ है, इस फोल्डर को अपलोड कर दें सिंपल। ये अब आपकी फाइल्स पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा फाइल्स हैं तो फिर उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे देखें 0 of 5, तो आपके नेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इसको आपने अपलोड कर दिया एक बार, यहाँ पे एक बार ये यहाँ पे अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपको ये शो कर रहा है कि 1 अपलोड कंप्लीट। आप रिफ्रेश करें इसको, एंड यहाँ पे ये देखें आपको ये शो हो रहा है। जब ये होगा आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने शेयर पे क्लिक किया इस पे, एंड सिंपल आप इसका लिंक जो है वो कॉपी करेंगे, लेकिन कॉपी करने से पहले आपने जर्नल एक्सेस को एनीवन विद द लिंक करना है। इस तरह व्यूअर एंड एडिटर, अगेन क्या करना है, आपने इस पे जर्नल एक्सेस पे रिस्ट्रिक्ट को चेंज करके एनीवन विद द लिंक करना है, एंड यहाँ पे व्यूअर होगा तो उसको आपने एडिटर में कन्वर्ट करना है। ये करने के बाद आपने लिंक को जो है कॉपी कर देना है। आपने जब एक बार लिंक कॉपी कर दिया तो आपने प्रोजेक्ट वाले उसी सेक्शन में जाना है। लेट सपोज मैं कहीं पे भी चला जाता हूँ, मैं अपनी किसी क्लास में जा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। Okay. यहाँ पे देखें ये टर्न्ड इन हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अनसबमिट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे एंड शेयर लिंक होगा। ख्याल से मैं करके बता ही देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये कोई भी लिंक है आपके पास, यहाँ पे योर वर्क का ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के लिए आपको दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे ऐड एंड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अपने लिंक को सिलेक्ट करना है, एंड जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको कंट्रोल वी कर दें यहाँ पे। ये आपका लिंक जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ये लोग लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या इस टीचर ने लिंक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, मैंने लिंक को एक्सेप्ट किया हुआ है। आप जैसे ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, तो आपका लिंक जो है वो मुझे शो हो जाएगा जैसे आप सबमिट करेंगे उसको। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब मुझे वो स्टूडेंट्स माइक अनम्यूट करके बताएं या चैट पे बताएं कि जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट सेंड किया हुआ है, उन्हें मैंने अभी तक बताया नहीं है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स हैं। भाई ये सबा वाला प्रोजेक्ट जो हमारा है, ये उसने भेजा है, आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा?
आप लोग क्लास फेलोज वेट कर लें कि कल हमारा आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। हम लोगों ने क्यूरी करनी है, व्यू किस तरह क्रिएट करते हैं, एंड उसके बाद हम लोगों ने जॉइंस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है एंड एडवांस नॉर्मलाइजेशन देखनी है। उसके बाद आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। मतलब फ्री इन सेंस ये नहीं है कि क्लास ही नहीं होगी, लेकिन क्लास होगी और आप लोगों को क्यूरीज जो हैं आपकी वो रिजॉल्व की जाएंगी। ये वाला प्रोजेक्ट है सबा का, साइन अप जी HTML, जी तो सिंपल HTML फॉर्म है। बस उसने यही शेयर किए, जी अभी डाउनलोड किया अपने पास। नहीं और भी था, मैं वो शेयर तो टाइप करें, आपकी आवाज़ नहीं आई, मुझे फिर से रिपीट में। हम क्लास सेलेक्ट कर दें। किस लिए नहीं कर? हमारा प्रोजेक्ट तो नहीं डिस्कस हो रहा। तो आप अपना प्रोजेक्ट मुझे सेंड करेंगी तो वो डिस्कस होगा ना। या आप लोगों ने अभी तक क्या काम किया आप मुझे बता दें, अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें। आप लोग इसको लाइट ले रहे हैं, मैंने आप लोगों को इतनी बार रिपीट करके बोल दिया है, फिर आप लोग आखिर में ये बोलेंगे कि हम लोगों ने 11th को सबमिट कर दिया था तो आप इतने स्ट्रिक्ट हैं, आप जालिम हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो काइंडली आप लोग अपनी प्रोग्रेस बताएं कि कल को मैं भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकूं। अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे किया हुआ है एंड मुझे अभी तक शो नहीं कराया हुआ या मुझे सेंड नहीं किया हुआ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एंड कुरतुल्लाह सिद्दीक, आप लोग अपनी जो है न्यू जो फाइल आप लोगों ने बनाई है वो सेंड कर दें। जी वो सबा के पास ही थी, मेरा लैपटॉप नहीं है मेरे पास, तो वो शेयर कर देगी आपको। चलें ठीक है, अब अटेंडेंस थोड़ा अटेंटिव होकर सुन लें। आप लोग अपना पोर्टल पे रिजल्ट डाउनलोड करके चेक कर लें, जिसमें किसी का कोई भी इशू है, किसी लैब के मार्क्स नहीं है या लैब 8 से ऑनवर्ड के मार्क्स नहीं लगे हुए, तो फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो पिछली लैब के मार्क्स लग गए हैं वो लैब लग के गए हैं। भी लगे हैं। जी मैंने आपसे पहले भी कहा था लैब 3 के वहाँ लैब 3 आप क्या है? मुद्दस महानूर मनूर, मनूर नवाज। आपके लैब के साथ में कमेंट लिखा हुआ है, आप ज़रा वो कमेंट अपना जाके देख लें। आपने किसी और का लैब टास्क उठाया है एंड आपने इतनी जहमत नहीं की कि आप टाइटल पेज भी चेंज कर लें, तो उसके मार्क्स आपके वही रहेंगे। अब मैंने कमेंट भी किया हुआ था, आप टाइटल म्यूजिक पेज देखें। नहीं था मेरा, मैंने खुद भी ओपन किया, वो वही था। आपने किसी का चीटिंग किया हुआ है, मैं अब आपको सारी क्लास के सामने दिखाऊं तो तब आपको तसल्ली होगी। आप खुद चेक कर लें काइंडली। ये 1002 ठीक। अब्दुल नासिर, ये स्टार्ट में था क्लास में या नहीं था अब्दुल नासिर? अभी थोड़ी देर पहले था, अब नहीं है। ठीक है, और अब्दुल्ला क्लास में आया या नहीं आया? अमान, ये भी नहीं है। आप लोगों की अटेंडेंस का इशू बनेगा तो फिर आप लोग खुद फाइन देना एंड वो सारा कुछ करना है, वो आप लोग खुद डील करना उस चीज़ के साथ। अनस हबीब प्रेजेंट, अंसा जदून, फैजान शाह, हमजा
हमजा नशत साम इशरत मजीद हमजा भाई थे क्लास में। अच्छा हमजा नशत जी एब्सेंट मार्क की हुई नहीं, आपकी प्रेजेंट की हुई है 10028 10028 प्रेजेंट है। मैं प्रेजेंट हूँ हेलो ये पूरी क्लास प्रेजेंट। ये किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है आपने? लाइबा जबीन प्रेजेंट, मानूर नवाज प्रेजेंट, मरियम सलीम, मोमिन मोमिल एजाज, मोहम्मद बिलाल, मुकद्दस, कुरतुलैन अली, सबा, सामिया संदल, शज़ा उस्मान। ये आपकी क्लास की परफॉर्मेंस है एंड ये फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए या कोऑपरेशन की जाए। ये जाने का वो तरीका होता है गूगल ड्राइव पे अपलोड करना। आप में से हर एक इंडिविजुअल जो भी प्रोजेक्ट होगा, जैसे लेट सपोज एक ग्रुप के अंदर अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो वो चारों के चारों जो हैं वो उसी तरह अपलोड करेंगे कि मुझे पता लगे कि इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया या नहीं किया। मरियम सलीम आज का जो क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड सेट डिफरेंस और यूनियन ऑपरेटर, उसके अलावा आइडेंटिफाइंग प्राइमरी कीज यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आखिरी दिनों में आप लोगों को बताया जाएगा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मस्ट प्रिपेयर करें फॉर फाइनल्स। एंड फाइनल का पेपर आपका इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि हर स्टूडेंट कर ले उसे। जिस स्टूडेंट ने सारी क्लासेस लगाई हुई हैं उसके लिए वो बहुत इजी होगा। एंड अगेन जो आप लोगों ने लैब टास्क मिस किए हुए हैं तो लैब टास्क कोई भी मिस ना करें, लैब टास्क को सही समझ के करें एंड असाइनमेंट्स को भी सही फोकस करें। एंड उसके अलावा जो टॉपिक आप लोगों को क्लास में कराया हुआ है उसको थोड़ा सा देखें, जिस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा दिन लगा के कराया हुआ है उसको लाजमी देखें। एंड इतनी हिंट आप लोगों को दी जा सकती है। किसी और की कोई क्यूरी है प्रोजेक्ट रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मैं भी अपने घर में ही हूँ ना, मैं अपने घर जाऊंगी तो लैपटॉप से अपना टास्क अपलोड कर दूंगी ना, तो अभी क्या लीव कर दूं क्लास? टास्क नंबर कौन सा? सॉरी, टास्क नहीं, ये प्रोजेक्ट। ठीक है, उस पे अभी दिन है, 10 से पहले पहले कर दें, 10 के बाद कोई भी अपलोड ना करें। हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो प्रिपेयर है, उसकी हम तैयारी भी करते हैं, बस मैं घर जाऊंगी कर दूंगी, मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी। ठीक है, ओके, आप सब लीव कर ओके, सकते हैं अल्लाह। अब।
आर्यन क्या